Hello, good afternoon, everybody. Now I am Good afternoon, ma'am. now I am going to start my today's topic that will be mass spectroscopy. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? आपको इसके पहले आईआर, यूवी एंड एनएमआर के बारे में आपको लेक्चर्स मिल गए हैं डॉक्टर ट्विंकल केसरी मैम के थ्रू। आज मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ बताने का सोचा है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी कंपाउंड के मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बारे में समझ के हम ये समझ सकते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, क्या हो सकता है। जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा इट मीन्स कि उतना बड़ा वो मॉलिक्यूल होगा। लेट्स गो। इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक that measures the mass to charge ratio of ions. The results are typically presented as a mass spectrum. क्या होता है मास स्पेक्ट्रम? ए प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ द मास टू चार्ज रेशियो। एक प्लॉट होता है, जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ही एक प्लॉट है। इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो, उसको हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम इसके बेसिक प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमिनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन। इस लाइन का मतलब समझने की ज़रूरत है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड है टू डिटरमिनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जो अननोन कंपाउंड है आपको दिया गया है, उसके मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए, निश्चित करने के लिए, स्ट्रक्चरल एलुस्टेट करने के लिए, एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन, और उसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, मतलब एलिमेंटल कंपोजिशन है, मतलब कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब मास होने के बाद एक और एलिमेंटल एनालिसिस करके एक डेटा लेने का प्रोसेस है, वो बिना मास के पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, तब ये बात कही गई है इस लाइन को। इन दिस टेक्निक molecules are bombarded with a beam of energetic electrons। धीरे धीरे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ और इसको समझते जाइएगा। In this technique, molecules are bombarded with a beam of energetic electrons। इस टेक्निक में मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, मतलब उन पर इलेक्ट्रॉन्स की बौछार करते हैं। फिर क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड एंड ब्रोकन अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, सम ऑफ विच आर पॉजिटिव आयंस। अब क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन की बमबारी करोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की बमबारी करने से या तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला उसमें एलिमेंट होगा तो वो ले लेगा, और या तो इलेक्ट्रॉन को, मतलब लड़ाई झगड़ा, इलेक्ट्रॉन से लड़ाई झगड़ा होगा उसका बीच में। तो पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, -1 होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है। और पॉजिटिव चार्ज कौन होता है? जो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनको इतनी एनर्जी दे दो कि वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर दें,
और कोई इलेक्ट्रॉन ले ले और कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। ओके, इस तरीके से कुछ पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ईच काइंड ऑफ आयंस हैज ए पर्टिकुलर रेशियो ऑफ मास टू चार्ज। हर तरह के जो आयन बनेंगे उनका एक पर्टिकुलर रेशियो होगा मास टू चार्ज, मतलब द्रव्यमान जो उनका मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है, और उसके चार्ज का एक रेशियो होगा जो m/e रेशियो कहा जाता है, दैट इज m/e रेशियो। फॉर मोस्ट आयंस द चार्ज इज 1 and thus me ratio is simply the molecular mass of the ion. मोस्टली क्या होता है, मास और चार्ज का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, और इसीलिए m और e इज रेशियो इज सिंपली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयन। जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन किसी में से निकला तो पॉजिटिव चार्ज हुआ वो, तो अगर उसके मॉलिक्यूलर मास से में 1 से हम डिवाइड करेंगे, m/e करेंगे, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ही हुआ, उसका me रेशियो जो हुआ वो मॉलिक्यूलर मास ही हुआ, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू तो वही आएगी। ओके, अब यहाँ हम थोड़ी थियरी की बात करेंगे। जो अभी मैंने आपको बेसिक समझाया, बेसिक प्रिंसिपल, उसी को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। यहाँ क्या होता है, मतलब किस थियरी के साथ ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करता है या स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे काम करती है। इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट, देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट की गई हैं। मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब एकदम फ्री होंगे वो। जैसे आज हम कमरे में लॉकडाउन है, अपने अपने घर में बंद है, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर है, हम प्रेशराइज फील कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, सड़क पे नहीं जाना है। हम कब लो प्रेशर में होंगे, दरवाजे खोल दें, हम कहीं भी जा सके, तब हम लो प्रेशर में होंगे। इसी तरीके से समझो कि मॉलिक्यूल अगर गैसियस स्टेट में है और कम प्रेशर में है, लो प्रेशर में है, तो क्या होगा उसका। लो प्रेशर है मतलब वो बिल्कुल फ्री है। अंडर लो प्रेशर हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ खाली जगह है। अगर हाई प्रेशर होता तो हाई वैक्यूम नहीं होता, सब एक दूसरे से आसपास में होते। are bombarded with a beam of high energy electrons 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इसमें। एक तो हमारा जो कंपाउंड है जिसका हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालने जा रहे हैं डेटा, वो गैसियस फेज में होना चाहिए, लो प्रेशर में होना चाहिए, और हमें उस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करेंगे। दिस बम्बार्डमेंट कैन फर्स्ट dislodge one of the electrons of the molecule and produce a positively charged ion called the molecular ion। देखो इधर ध्यान से, Me हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, इससे जाके मिला और 2 इलेक्ट्रॉन निकला। मतलब ये बताया जा रहा है कि जब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इसके पास से गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसमें से, उस नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल के M+ हो रहा है। अब मॉलिक्यूलर आयन contains also an odd number of electrons thus it is a free radical or generally radical cation। मॉलिक्यूलर आयन जो बन रहा है फ्री रेडिकल, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चिपक रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चिपक रहा है, फिर उसमें से पॉजिटिवली चार्ज वो जनरेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है। फ्री रेडिकल और जनरली कॉल्ड रेडिकल केटाइन, ये रेडिकल भी है और केटाइन भी है। An electron beam with an energy of about 70 electron volt not
produces not only produces molecular ions but also give to the molecular ions considerable amount of surplus energy. ये जो प्रोसेस है, ये जो आपको दिख रहा है ना 2E, ये एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की बात की गई है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट या ये प्रोसेस सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन जनरेट नहीं करता है बल्कि एनर्जी भी रिलीज करता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सरप्लस एनर्जी विच इज क्वाइट सफिशिएंट टू ब्रेक एनी कोवैलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है समझने की, आपको ये समझाया जा रहा है, इस रिएक्शन को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाकर के मॉलिक्यूल पे अटैक हो रहा है किसी एटम पे, उससे अटैक होने के प्रोसेस को, और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है, इस प्रोसेस को यहाँ समझाया गया, मॉलिक्यूलर आयन कहा गया है। इसको रेडिकल केटाइन भी कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एडिशन है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं रहा है लेकिन उसके साथ में है, उसको एनर्जी दे रहा है, तब वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है। और फिर जो एनर्जी निकलती है, जैसे इलेक्ट्रॉन जब उसमें से निकल रहा है तो एनर्जी भी तो निकलेगी ना इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो वो जो एनर्जी निकलती है वो 4 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। और वो एनर्जी जो कि ये है, वो एनर्जी क्या करती है, अब उसमें जो उस कंपाउंड में जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है, जैसे CH4 ही मान लो, C और H4 4 सिग्मा बॉन्ड है, वो उस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट होती है। ये बात इस लाइन में समझाई गई है। Thus, soon after they are formed, most molecular ions undergo fragmentation. इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन हो जाते हैं और बहुत सारे ब्रेक हो करके मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। जैसे कि CH3O है, ईथर, CH3O है, तो O और C के बीच की बॉन्डिंग सबसे वीक होती है, तो पहले वहां से ब्रेक होके एक OCH3+ बन जाएगा और एक CH3+ बन जाएगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कैन टेक प्लेस इन ए वैरायटी ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। ये वो लाइन है जो मैंने आपको भी बताया। उसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट होता है, सबसे पहले तो उसके पूरे होल में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेगा, मॉलिक्यूलर आयन बना देगा। उसके बाद जो वो एनर्जी निकलेगी उनमें से उनके कोवैलेंट बॉन्डिंग को फ्रेगमेंट करेगा, वो एक फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है। और ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल ईथर है, मॉलिक्यूल कीटोन है, अल्कोहल है, एमीन है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के फंक्शनल ग्रुप लिए हुए वो कंपाउंड है, उसी के आधार पर हर मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन अलग अलग होता है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी बात कि मतलब कंपाउंड का नेचर पता चल जाता है कि अगर ये वाली पीक आई है, इस मॉलिक्यूलर आयन की पीक आई है, इसका मतलब कि इसमें NH3 NH2 ऐसा है, CH3O है, CH3O मतलब मान लो हुआ, O का 16 हो गया, CH3 12 3 15 15 16 31, अगर 31 पे कोई पीक आ रही है, इसका मतलब है एक टेंटेटिव आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये OCH3 हो सकता है। ठीक, और OCH3 हो सकता है, ये आपको पहले वाले डेटा से पता चल जाना चाहिए, IR करके, UV करके, कि आपके कंपाउंड में O है कि नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मास को समझने के लिए IR और UV जो आपने पहले पढ़ा है वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कंपाउंड का IR किया है, IR डेटा है, अगर उसमें पीक
कार्बोनिल की आ रही है, ईथर की आ रही है, अल्कोहल की आ रही है। इट मीन्स कि ये बात वहीं पर क्लियर हो गई है कि ऑक्सीजन है। ओके, वहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन होगा। तो इस आधार पर मतलब हर एक डेटा एक दूसरे से लिंक होता है, तभी हम इन सभी चारों पांचों स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से एक पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, उसी थियरी को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में बताने की कोशिश की गई है। The relative abundance of positively charged fragments of various mass to charge ratios is the characteristic feature of the molecule that serve to identify the substance. वही सारी बातें हैं जो पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स आएंगे ऑफ वेरियस मास टू चार्ज रेशियो, जो मैंने अभी भी बोला आपको, वो वही बात लिखी गई है कि अगर OCH3 का आ रहा है अलग, CH3 का आ रहा है अलग, CH3 का 15 आ रहा है, इधर 31 आ रहा है, इसका मतलब कि 15 अलग आ रहा है, 31 अलग आ रहा है। और आप पहले से देख चुके हैं IR में कि ईथर की पीक है इस कंपाउंड में, तो आप तुरंत समझ जाएंगे अच्छा ईथर की पीक है, 15 इधर आ रहा है, 31 इधर आ रहा है, इसका मतलब कि सीधे CH3 OCH3 है। ठीक है, चलो बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे देखेंगे, अभी जब सॉल्व करोगे प्रॉब्लम तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये देखो कैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर की थियरी तो आपको समझ में आ गई कि यही थियरी है। कंपाउंड के सैंपल को लेंगे, उस पर इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट करेंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट से कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव आयंस क्रिएट करेगा, चाहे वो होल मॉलिक्यूल का पॉजिटिव आयन क्रिएट करे या फिर उस मॉलिक्यूल के अलग अलग अपने कई सारे टुकड़े कर दे, उन टुकड़ों के पॉजिटिव आयंस क्रिएट करे, और उन्हीं पॉजिटिव आयंस को डिटेक्ट करने के लिए मशीन लगी होती है जो आयन को डिटेक्ट करते हैं, और आयन को डिटेक्ट करने के बाद डेटा सिस्टम होता है जो डेटा बनाता है। उसके बाद इस तरह का स्पेक्ट्रा निकल के सामने हमारे पास एज ए आउटपुट आ जाता है। इस स्लाइड में हमने आपको इतना ही बताने की कोशिश की है। यहाँ पे इनलेट है, सैंपल का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये सोर्स है, सोर्स क्या कर रहा है उस आपके मॉलिक्यूल को, हाँ सैंपल इंट्रोडक्शन, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर नहीं है, यहाँ पर मैं आपको वो बता दूँ सैंपल कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सैंपल का सॉल्यूशन बनाते हैं, सैंपल सॉलिड नहीं जाता है, सैंपल को मुश्किल से 1 mg 1 to 2 mg कंपाउंड चाहिए होता है, और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं 0.5 ml में, नॉट 1 ml, 0.5 ml के एपेन ड्रॉप में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो सॉल्यूशन एक ट्यूब में भर के यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है, और वो जब इस फेज में आता है तो गैस फेज आयंस, मतलब यहाँ पे एक ऐसा सोर्स दिया जाता है कि उस सॉल्यूशन को बिल्कुल गैसियस फेज में आ जाए, वेपराइज कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ एनालाइजर होता है, आयन शॉर्टिंग, आयंस की शॉर्टिंग होती है, और इसमें ये जो ऐसे घेरा गया है इसमें इलेक्ट्रॉन की का बम्बार्डमेंट भी है, अभी मैं उसको दूसरे स्लाइड में फिर से दिखाऊंगी। ये आयन को एनालाइज कर रहा है, आप यहाँ देख रहे होंगे। फिर आयन डिटेक्टर, यहाँ पे आयन डिटेक्ट होता है, उसके बाद सिस्टम उसको रीड करता है। अब इसको देखिए इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, उसी चीज को थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में दिखा रहे हैं हम आपको। वेपोराइज सैंपल यहाँ जाता है, यहाँ पर एक्सीलरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं। डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट्स लगाए गए होते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की प्रॉब्लम से, चलो कोई नहीं। तो वैक्यूम पंप डिटेक्शन, यहाँ पे डिटेक्ट करके डेटा को, यहाँ एम्पलीफायर लगा होता है, एम्पलीफाई करते हैं डेटा को। एम्पलीफाई करने का मतलब कि उनको थोड़ा और रिजोल्यूशन देते हैं, और उसके बाद
चार्ट रिकॉर्डर, उस चार्ट को एक सिस्टम लगा होता है जो उसको रिकॉर्ड करता है और फिर डेटा बन के चला आता है। सेम चीज़ यहाँ भी है। मैं डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स ढूंढे हैं मैंने, मतलब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए। सेम चीज़ वही है। सिंपल गैस ड्यूटेरियम लैम्प्स फॉर फोटो आयोनाइजेशन, यहाँ पे उसी तरीके से आयोनाइजेशन किया जा रहा है, फिर यहाँ पे सेपरेशन किया जा रहा है, यहाँ डिटेक्शन किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, तो थियरी सबकी एक होती है, बट मतलब उनके इंस्ट्रूमेंटेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन थियरी सबके एक ही है। अब मैं यहाँ पे बस इसी स्लाइड पे आज फिनिश करूँगी, क्योंकि इसके आगे थोड़ा और लंबा टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगी। ये आपको मैं जो बता रही थी वो समझाना चाह रही हूँ। देखिए, ये कंपाउंड है, ये डेटा है आपका, इतने पे पीक आ रही है, 100 पे पीक आ रही है, 247 पे पीक आ रही है, 0.07, इतने इतने ये सारी पीक्स दिख रही हैं आपको मास स्पेक्ट्रा में। ये आपका इतना बड़ा कंपाउंड है। ये आपका एक इतना बड़ा नेचुरल प्रोडक्ट है। अब आपको इसको डिटेक्ट करना है। अब आप कैसे डिटेक्ट करेंगे भाई? देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए CO, एक ब्रेकिंग यहाँ से होगी, एक ब्रेकिंग यहाँ से होगी, CO, ये भी ईथर है, यहाँ पे CO, ये बॉन्ड कमजोर होगा। अब आपको इसको देखिए, यहाँ पे एक आपका फ्रेगमेंट बना, CO, ये वाला पोर्शन टूट गया, 1 2 3, 3 पोर्शन में तोड़ के इस कंपाउंड को दिखाया जा रहा है। एक ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया जो 100 मॉलिक्यूलर वेट है, आपने देखा है अभी 100 वाली पीक ये है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, देखिए 100 वाली पीक ये है। फिर 372 पे पीक यहाँ है, 372 पे ये वाला आपको दिख रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आराम से, यहाँ एक 372 पे पीक दिखाई दे रही है। ऐसे ही 245, ये वाला पार्ट, अब यहाँ से देखो इसी से ये बना, ये जो ब्रेक होके टूट के बना, इसी से ये बना, H निकल गया, ये एक आयन बना। इसकी पीक 245 पे दिख रही है, देखिए यहाँ पे 245 पे पीक दिख रही है। 217 पर भी देखिए पीक यहाँ दिख रही है। 276 पे पीक यहाँ दिख रही है। तो अब इस स्लाइड से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने अभी पहले क्या बताया आपको। मैंने ये बताया कि जब किसी मॉलिक्यूल को पे इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट करते हैं, तो या तो छोटा मॉलिक्यूल होता है, तो अपने मॉलिक्यूल का ही वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर आयन बनाता है, और अगर इसका नेचर ऐसा है कि कई कई सारे जगहों से वो टूट सकता है, तो अपने छोटे 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 पार्ट्स में टूट जाता है और उन सब के डेटा को सबके अलग अलग आयन बनाता है, और उन सारे आयंस को डिटेक्टर अलग अलग डिटेक्ट करता है। उसके बाद आपको डेटा मिलता है। तो आपको इन सारे पार्ट्स के इन पीक को देखकर आपको जोड़ना होता है। अभी आप ऐसे देख रहे हो, इस तरफ एरो जा रही है, और जब आपके पास डेटा आता है तो ये सारे पार्ट्स को मिला करके एरो की दिशा आपको इधर करनी होती है। मतलब आप इन सब को जोड़कर अपना कंपाउंड बनाते हो कि हमारा कंपाउंड क्या हो सकता है, और उसको जोड़ने में बनाने में हेल्प करता है आपको IR UV। यही सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद आप NMR की बात करते हो कि अब NMR में हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, प्रोटॉन NMR या C13 NMR। ओके, अभी जितनी बातें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी, बताइएगा ज़रूर कि क्या आया क्या नहीं आया। और अभी अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताऊंगी कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ से फ्रेगमेंटेशन होता है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है,
और कहाँ कहाँ से नहीं होता है, कौन सा बॉन्ड बॉन्ड वीक है। थोड़ा बेटा आप लोग भी थोड़ी केमिस्ट्री ज़रूर थोड़ी पढ़ाई करिए ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना हो। ओके, नाउ अब मैं नेक्स्ट क्लास अगले दिन लूँगी, वही फ्राइडे को। और फ्राइडे को मैं फ्रेगमेंटेशन पढ़ाऊँगी, फ्रेगमेंटेशन मास के स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अगर आपको क्लियर है कैसे ब्रेक होगा, तो आप इजीली आप ये डेटा को रीड कर पाएंगे। ये डेटा आपको ऐसे मिल जाएगा और आपको इसको समझना है, रीड करना है। ठीक है, आज मैंने आपको मेनली आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और थियरी बताई है। इंस्ट्रूमेंटेशन और थियरी को पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा मुझे। और बाकी अब नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन फ्रेगमेंटेशन। ओके, थैंक यू।